नमस्कार बच्चों। हमारा पिछली वीडियो के अंदर लेसन 5 कंप्लीट हो गया था। देन आज हम अपना लेसन सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं हम आज अपना इकोनॉमिक्स एंड लेसन इज 6। लेसन क्या है हमारा? है प्रोडक्शन फंक्शन। क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन एंड the concepts of total production, यानी हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या है, एवरेज प्रोडक्शन क्या है एंड मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है। मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। ये हमारा मीनिंग क्या है कि हमारा भाई जो लेसन है वो उत्पादन का है। उत्पादन फलन कह लो, उत्पादन कह लो, यानी हमारा जो मेन मकसद है हमारा आज उत्पादन वाला लेसन है। सबसे पहले जब हम उत्पादन का लेसन स्टार्ट करते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले बच्चों को ये ही पता नहीं होता कि उत्पादन क्या होता है। उत्पादन होता क्या है, ठीक है। हमें पता है क्या है कि भाई उत्पादन के 4 साधन हैं। कितने साधन हैं? उत्पादन के 4 साधन हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी हमारा श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। जो उद्यम करने वाला है, उद्यमी है, उद्यम। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों साधनों के द्वारा जो 4 कारक हैं उत्पादन के, इनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। यानी सबसे पहले है कि उत्पादन क्या है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि उत्पादन के 4 साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब है, अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? तो उसका आंसर हम लिखते हैं कि भाई उत्पादन से अभिप्राय, उत्पादन से अभिप्राय हमारे इनपुट्स को बोलते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, साधनों का। ठीक है, ठीक है, जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं। उत्पादन से अभिप्राय आगतों का कारक है। ये क्या है? कारक है बेटा, जिन कारकों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, वे कारक होते हैं आगत। अब आगतों का निर्गतों क्या होता है? नाम थोड़ा सा टफ आते हैं। ये होती है वस्तु। वस्तु निर्गतों में रूपांतरण है, बदल जाना है। ठीक है, यानी उत्पादन से अभिप्राय आगतों का निर्गतों में रूपांतरण है। या हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोलें, उत्पादन से अभिप्राय कारकों का वस्तुओं में रूपांतरण है। यानी कारकों का प्रयोग करके हम वस्तुओं का जो रूप दे देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उत्पादन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पादन। अगर आपको एग्जाम के अंदर डेफिनेशन लिखनी आ जाए, उत्पादन का मीनिंग लिखना आ जाए, तो प्यारे विद्यार्थियों थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज ही यूज करनी होती है। एक बार यदि आप धीरे धीरे इकोनॉमिक्स की जो लैंग्वेज है उसको याद करना शुरू कर देंगे तो आपको आदत हो जाएगी। आपको क्या लिखना है एग्जाम में?
उत्पादन से अभिप्राय आगतों का निर्गतों में रूपांतरण है। ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है। थोड़ा सा टफ शब्दों का प्रयोग करना हमारे को बहुत अच्छा दर्शा देता है। ठीक है, अगर पेपर में आ जाता है कि भाई उत्पादन क्या है, तो ये सिंपल मीनिंग लिख के आना है। ठीक है, अब अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई उत्पादन फलन क्या है, यानी उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन, अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे? इसको लिखने के लिए हम लिखते हैं उत्पादन फलन से अभिप्राय एक वस्तु के भौतिक कारकों तथा भौतिक उत्पादन। एक तो भाई ये भौतिक आता है, ये पता नहीं चलता। अरे भाई आपने साइंस के अंदर पढ़ा है, भौतिक वो चीजें होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो भौतिक जो हमें दिखाई दे। ठीक है, जो हमें दिखाई दे, उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। उत्पादन फलन से अभिप्राय एक वस्तु के भौतिक कारकों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध से है। ठीक है, यानी किसी भी तकनीक का प्रयोग करके, एक प्रकार की साधनों का प्रयोग करके, उसके कच्चे माल का प्रयोग करके उसका भौतिक उत्पादन के रूप में रूपांतरण कर देना, यानी रूपांतरण जो करते हैं उनके बीच पाए जाने वाले संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। हम हमारे +2 क्लास के अंदर जैसे कि सिंपल लेके चलते हैं बेटा, क्यू एक्स यानी क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के। क्या है ये? एल का मीनिंग होता है लेबर, के का मीनिंग होता है कैपिटल, ये तो है हमारा श्रम। ठीक है, और ये है हमारी पूंजी, यानी श्रम के साथ पूंजी का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करना। क्वांटिटी तो आपको पता है, क्वांटिटी ऑफ एक्स कोमोडिटी, एक्स वस्तु की मात्रा, एक्स वस्तु का भौतिक उत्पादन, एक्स वस्तु का भौतिक उत्पादन। समझ गए? ठीक है, यानी क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के। श्रम और पूंजी का प्रयोग करके क्वांटिटी किसकी? एक्स वस्तु की क्वांटिटी का उत्पादन करना। कितनी क्वांटिटी है? वो लेबर और कैपिटल पर आधारित है। जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी प्रोडक्शन में होगी, जितनी ये कम होंगी इसका उत्पादन कम होगा। यानी कहने का मतलब है हम उत्पादन फलन पढ़ने लग रहे हैं। जो हमारी भौतिक उत्पादन है वो किसका फलनात्मक संबंध है? यानी एल और के का। एल और के पर आधारित है हमारा उत्पादन। ठीक है, अब इसको कई बार बताते हैं कि भाई क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल के ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। हमने बिल्कुल आसान तरीके से बताया है, आपको इसको बार बार देख लेना है और अपने बुक के अंदर एक बार पढ़ भी लेना है। ठीक है, यानी अब इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप दे देते हैं कि हमारा जो उत्पादन फलन है ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अल्पकालीन
उत्पादन फलन, ठीक है। और नंबर 2 दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ये क्या है, हम इसको केवल थोड़ा सा बोलकर ही बताएंगे। बच्चों ध्यान से सुनना है आपने, बहुत ही जरूरी चीजें हैं। अगर ये आपकी अभी हो जाती हैं, आपको +2 की इकोनॉमिक्स के अंदर कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे लगभग लेसन्स के अंदर प्रयोग होती हैं। अगर यहाँ समझ में आ जाती हैं तो वहाँ आप आराम से इसको कर सकते हो। अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है? अल्पकाल, अल्पकाल, अल्प मीन थोड़ा, काल मीन समय। हमारा अल्पकाल समय की वह अवधि है, क्या है ये? समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के एक साधन, जिसमें उत्पादन के कुछ साधन, कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील, अल्पकालीन, अल्पकाल समय की वह थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी अवधि होती है जिसके अंदर कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। यदि हमने अल्पकाल में उत्पादन को बढ़ाना है तो केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें कुछ साधन स्थिर तथा कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। यदि अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन करना है, उत्पादन में परिवर्तन करना है तो इसमें केवल जो परिवर्तनशील साधन है उसमें परिवर्तन करके उत्पादन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं हो सकता। बोल दिया, साधन जो स्थिर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। कब? अल्पकाल के अंदर। साधन स्थिर क्या होते हैं सर? साधन परिवर्तनशील क्या है? आपने ये तो बताया ही नहीं। हाँ बिल्कुल बेटा, जैसे जैसे समझो बात को, जैसे हमने एक कंपनी स्टार्ट की है, ठीक है। हमने उसके लिए क्या चाहिए? हमने उसके लिए लैंड चाहिए। क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है। लैंड और लेबर, मान लो हमने 2 चीजें चाहिए। मान कर, वैसे तो बहुत ज्यादा चीजें की आवश्यकता है, ठीक है, हमने मान लिया 2 चीजें हैं। इसके अंदर लैंड, भूमि, भूमि को क्या आप थोड़े समय के अंदर बढ़ा सकते हैं? अरे घटा बढ़ा सकते हैं क्या भूमि को? आपके पास मान लो 1 एकड़ जमीन है, उसके अंदर आपने फैक्ट्री लगा ली, क्या आपको एकदम 2 एकड़ जमीन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो ये हमारा स्थिर साधन है, फिक्स, ठीक है। ये हमारा क्या है? स्थिर साधन है। और ये लेबर, यानी लेबर को आप घटा बढ़ा सकते हैं। यदि आपको रात को बोला जाए, यदि मान लो आप एक दिन में 10 कंबल का उत्पादन करते हैं, आपको बोला जाए भाई रात को आपको है ना 12 कंबल देने हैं, तो क्या करोगे? एक लेबर को ज्यादा लगा देंगे, ठीक है, या फिर उन लेबरों से एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे। यानी लेबर को केवल घटा बढ़ाकर उत्पादन में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें परिवर्तन किया जा सकता है क्योंकि लेबर हमारा चेंज करने वाला साधन है। साधन परिवर्तनशील है और जो हमारी लैंड है वो स्थिर साधन है। बच्चों फिर समझो इस बात को, अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है? अल्पकालीन उत्पादन फलन सॉरी, अल्पकाल समय की वह छोटी से छोटी, वह कम से कम अवधि होती है जिसमें कुछ साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसमें यदि हमने उत्पादन में परिवर्तन करना है तो केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन में परिवर्तन किया जा सकता है।
क्लियर हो गया हमारा अल्पकालीन उत्पादन फलन। नेक्स्ट, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग पीरियड क्या है? लॉन्ग पीरियड है बच्चों कि भाई यह समय की वह लंबी अवधि है। कितनी अवधि है ये? लंबी अवधि है। यह समय की वह लंबी अवधि है जिसमें आप चाहो, जिसके अंदर सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसमें सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन समय की वह लंबी अवधि होती है जिसके दौरान सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधनों में समान रूप से परिवर्तन किया जा सकता है, उत्पादन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। दीर्घकालीन के अंदर जब भी हम उत्पादन को घटाना बढ़ाना चाहें तो हम सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। हो गया। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आशा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम अल्पकालीन उत्पादन फलन को बताते हैं। आशा है बच्चों आप अच्छी तरह समझोगे। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा विस्तृत रूप, इसके बाद जब आप ये जब हम समझा देते हैं, इसके बाद जब आप अपनी बुक लेके एक बार पढ़ोगे ना, बिल्कुल ऐसा नजर आएगा आपको, बिल्कुल सामने रखिए सब कुछ चीज़ें। यदि आपने ये अच्छी तरह सुनी है तो वो बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं। मान लो कि भाई हमारे पास केवल दो उत्पादन के साधन हैं, एक तो लेबर है और एक हमारा कैपिटल है। लेबर कैपिटल, ठीक है। लेबर का मतलब श्रम और कैपिटल का मतलब पूंजी। क्या है? पूंजी। कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल मान लो उत्पादन के केवल दो साधन हैं हमारे पास, एक तो श्रम है और एक पूंजी है। मान कर चलते हैं इसके अंदर लेबर तो क्या है? परिवर्तनशील है, और जो कैपिटल है पूंजी है वो एकदम प्राप्त नहीं कर सकते हम थोड़े समय में, तो ये हमारी क्या है? स्थिर है। ये स्थिर है और ये परिवर्तनशील है, यानी चेंजेबल है। समझ में आ गया ना क्या कहना चाहते हैं हम? मान लो हमने 40 वस्तुओं का उत्पादन किया, एक्स की 40 वस्तुओं का उत्पादन किया। कब? जब किसका फंक्शन है? तब क्या लगा हुआ था कार्य के अंदर? 5 तो हमारी लेबर लगी हुई थी और 4 कैपिटल थी, यानी 4 कैपिटल और 5 लेबर के सहारे हमने 40 वस्तुओं का उत्पादन कर दिया। हमने ऊपर पढ़ के आए हैं कि x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के। एल और के द्वारा हम उत्पादन करते हैं। वही बात, यानी हम 5 लेबर और 4 कैपिटल का साथ करते हैं तो 40 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यदि हम अल्पकाल के अंदर उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें पता है जो कैपिटल है वो अल्पकाल के अंदर नहीं बढ़ सकती क्योंकि ये स्थिर है। तो केवल किसको चेंज कर सकते हैं हम? लेबर को। मान लो 5 की जगह हमने 6 लेबर लगा दिए, लेकिन कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ये स्थिर साधन है। अब एक लेबर बढ़ जाता है तो एक लेबर जितना ही उत्पादन बढ़ा सकता है। मान लो 40 की बजाय अब उन्होंने कितना उत्पादन स्टार्ट कर दिया? 45, यानी जो एक लेबर बढ़ाया उसने 5 वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा दिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंदर जब भी हम वस्तुओं में उत्पादन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन में परिवर्तन कर सकते हैं।
जो हमारा स्थिर साधन है उसके अंदर हम परिवर्तन नहीं कर सकते। आया समझ में? हमारे ख्याल से आ गया होगा। अब नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, अब दीर्घकालीन बताएंगे तो हो सकता है और क्लियर हो जाए हमारी। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, ठीक है। इसमें भी उत्पादन के वही साधन है एल एंड के, लेकिन अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि दीर्घकाल के अंदर कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, सभी साधन परिवर्तनशील हैं। चाहे एल को बढ़ाओ या के को बढ़ाओ, दोनों के दोनों साधन बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मान लो हम 40 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, किसके सहारे? 5 तो लेबर और 4 कैपिटल के सहारे। यदि हम उत्पादन में परिवर्तन करना चाहते हैं, मान लो 40 से हमने 80 वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो क्या करेंगे? क्योंकि कोई भी साधन स्थिर नहीं है, यहाँ 5 लेबर लगी हुई है, इसमें समान परिवर्तन, क्योंकि उत्पादन डबल है तो लेबर को भी डबल कर दिया भाई। हमारी मशीनें 4 लगी हुई थी, यानी कैपिटल जो हमारी है वो 4 लगी हुई थी, तो ये भी कितना हो गया? 8 हो गई भाई। यानी दीर्घकालीन उत्पादन फलन इतनी लंबी अवधि है जिसमें हम उत्पादन के साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर समझो बेटा, ये 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, यानी इन दोनों में समान अनुपात में परिवर्तन हुआ है। क्या समझ में आया कि भाई इन दोनों में समान अनुपात में परिवर्तन आया है, समान अनुपात में परिवर्तन है ना, समान अनुपात में। ये भी अगर 5/10 करेंगे, ये नहीं देखो बच्चों ध्यान से देखो इसको, ये क्या है? 5 लेबर 4 कैपिटल, क्या है इनका रेशो? क्या है? 5:4। अगर इनका रेशो निकालेंगे तो क्या है? 10:8। अब इसको काटेंगे, 2 5 जा 2 4 जा, यानी इसके अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जो अनुपात पहले था वही अनुपात अब है, ठीक है। यानी अनुपात में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो अल्पकाल है इसमें परिवर्तन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अनुपात हमारा 5:4 का था और यहाँ पर हमारा जो अनुपात आया वो 6:4 का है। अब काट दें तो 3:2 आएगा, ये तो नहीं आएगा ना, इसके अनुपात में परिवर्तन होता है, दीर्घकाल में अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। यदि आपके पास एग्जाम के अंदर अल्पकाल और दीर्घकाल उत्पादन फलन के अंदर डिफरेंस आ जाए तो क्या करेंगे? अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। अल्पकाल के साधन जब हम परिवर्तन करते हैं तो उसके साधन परिवर्तनशील होते हैं, उसके अनुपात परिवर्तनशील है, लेकिन दीर्घकाल में जो उत्पादन है हमारा वो उसका जो अनुपात है वो परिवर्तनशील नहीं है। तो इस प्रकार हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दोनों के अंदर जब हम परिवर्तन कर देते हैं बच्चों तो इसका आराम से हम निकाल सकते हैं। अब है हमारा थोड़ा सा डिफरेंस, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो खत्म हो गया। अब टोटल प्रोडक्शन के अंदर आ जाते हैं, तो टोटल प्रोडक्शन देखते हैं, यानी कुल उत्पादन लिखते हो या उत्पाद, आपकी इच्छा है। कुल उत्पादन को हम टीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीपी, कुल उत्पादन। क्या होता है कुल उत्पादन? देखो बच्चों यहाँ लिख देते हैं, एक
निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा, कैसे लिखें इसको, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, वस्तुओं तथा सेवाओं, वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा, यानी एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। कुल उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलो, जैसे मान लो कोई भी 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, 1 एकड़ जमीन के अंदर यदि एक श्रमिक लगा हुआ है, 1 एकड़ जमीन के अंदर मान लो एक श्रमिक लगा हुआ है, ठीक है, यानी इसको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर टेबल बना लेते हैं, उससे और अच्छा समझ में आएगा। चलो, या तो हमारी लैंड ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अपनी लेबर ले लेते हैं, और यहाँ पर अपना टोटल प्रोडक्शन ले लेते हैं। मान लो 1 एकड़ ज़मीन है, एक व्यक्ति उसके अंदर लगा हुआ है, तो कुल उत्पादन 2 क्विंटल गेहूं करता है, मान लेते हैं। ज़मीन तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अल्पकाल है, अल्पकाल के अंदर बढ़ती नहीं है, लैंड तो बढ़ नहीं सकती। हाँ, लेबर को बढ़ा सकते हैं। यदि एक ही जगह 2 आदमी काम करने लग जाएं, तो हो सकता है स्टार्टिंग में उत्पादन बढ़ जाए, 5 क्विंटल पैदा हो जाए। और यदि 3 व्यक्तियों को लगाएं, क्योंकि लैंड तो नहीं घटेगी, बढ़ेगी ना, ये तो उतनी ही रहेगी। यदि 3 व्यक्तियों को लगा देते हैं तो उत्पादन 9 क्विंटल हो जाता है। जब 1 एकड़ के साथ 4 व्यक्तियों को लगा देते हैं तो हो सकता है उत्पादन 11 क्विंटल हो जाए। एक खेत में 5 व्यक्तियों को लगा दें तो 12 क्विंटल हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है उत्पादन आरंभ में तेजी गति से बढ़ता है, फिर उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से। आरंभ में कितना परिवर्तन हुआ, एक व्यक्ति ज़्यादा लगा 3 क्विंटल एक्स्ट्रा पैदा हो गए, एक व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगा तो 4 क्विंटल पैदा एक्स्ट्रा हो गई। अब जो एक व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन क्षमता थी वो यहाँ तक थी, अब उत्पादन एक व्यक्ति और बढ़ गया तो कितना उत्पादन बढ़ गया भाई, 2, यानी उत्पादन 4 की बजाय घट गया ना। अब एक व्यक्ति और बढ़ा दिया तो उत्पादन और तो बढ़ गया लेकिन 1 क्विंटल बढ़ा। अब आदमी 1 एकड़ के अंदर यदि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को लगाया जाएगा तो क्या उत्पादन बढ़ता जाएगा? अरे ज़मीन तो एक ही है ना, 1 एकड़ है, उत्पादन कितने व्यक्तियों को बढ़ाएंगे उतना उत्पादन थोड़ा ना बढ़ेगा। छठे व्यक्ति को लगाया तो इसका मान लो उसका अधिकतम उत्पादन हो गया है ज़मीन का, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 12 क्विंटल गेहूं हो सकते हैं, तो छठा आदमी आएगा तो भी 12। अगर 7वें व्यक्ति को और लगा दिया जाए तो ये फ़ायदा नहीं करेगा, ये कुछ ना कुछ नुकसान कर सकता है, तो उत्पादन बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाता है। यानी हमने क्या सीखा कि भाई एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की, जो उत्पादन की गई है वस्तुएं, उन सभी को कुल उत्पादन कहते हैं। अब हमने देखा कि भाई जब आरंभ में कुछ स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है तो आरंभ में उत्पादन तेजी गति से बढ़ता है, फिर बढ़ता तो है लेकिन धीरे गति से, फिर बढ़ना बंद हो जाता है, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। ये क्या है हमारा कुल उत्पाद। ठीक है,
नेक्स्ट दूसरा पॉइंट करते हैं, इसका फार्मूला आपको बता देते हैं कि भाई फार्मूला होता क्या है। फार्मूला टीपी का, अरे टीपी का फार्मूला, टीपी के अंदर तो केवल क्वांटिटी और प्राइस का ही होता है, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है ना। टीपी का क्या फार्मूला होता है बताओ भाई, यानी सिग्मा एमपी, जितने भी एमपी हों सभी को जोड़ दो, टीपी हो जाएगा ना। या हम इसको दूसरे तरह भी लिख सकते हैं, क्या कि भाई जो टीपी निकालते हैं वो क्या होगा, अगर टीपी को एपी के द्वारा निकालें, ठीक है, तो एपी को एल से मल्टीप्लाई कर दें, टीपी निकालें तो जो जितना भी एमपी हो, अब आपको एमपी का नहीं पता है कोई बात नहीं, वैसे फार्मूला याद कर लो बस तुम, एमपी तुम्हारा आगे आएगा ना, अभी आपको पता चल जाएगा एमपी होता क्या है। इसी प्रकार एपी का नहीं पता, एल का तो पता है, लेबर होता है, लेबर की और एपी की मल्टीप्लाई कर दें तो टीपी प्राप्त होता है, ठीक है। ये टीपी के फार्मूले याद कर लेना, आगे काम आएंगे तुम्हारे कि भाई टीपी का एमपी के साथ संबंध है, एपी का टीपी के साथ संबंध है, ठीक है। इस प्रकार सेकेंड जो है, दूसरा हमारा कर लेते हैं सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद, सीमांत उत्पाद बोलते हैं हम मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी एमपी, ये वाला एमपी, ठीक है। इसका क्या होता है, एमपी का जब भी जिक्र आ जाता है तो इसका विशेष ध्यान रखें, यानी केवल किस में परिवर्तन होना है, परिवर्तनशील साधनों में, यानी परिवर्तनशील कारक की एक इकाई कम लगा लो या अधिक, यानी एक अतिरिक्त जब भी एमपी का जिक्र आ जाए, सीमांत का जिक्र आ जाए तो एक अतिरिक्त कहना ना भूलें, कम या अधिक, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है सीमांत उत्पाद कहलाता है। अरे सर ये क्या बता दिया, नहीं आया होगा समझ में, हम बोलते हैं नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, हम पहले वाला जो एग्जाम्पल है उसी से ले लेते हैं। देखो क्या है, चलो इसका फार्मूला चलो बाद में लिखाएंगे, पहले ना आप इसको वही देख लो। पहला क्या है, लैंड है, फिर क्या है, लेबर है। देखो भाई ये लैंड है, ये लेबर है, ये टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है। मान लो 0 लैंड है, 0 ही लेबर है, तो उत्पादन कितना होगा, 0। यहाँ हम अपना एमपी निकाल लेते हैं, आपको पता है 1 1 1, लैंड के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आता, श्रम की इकाइयाँ पहले धीरे धीरे बढ़ती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ गई। अब कुल उत्पादन क्या होगा, जब 0 लैंड है 0 लेबर है तो उत्पादन 0 होगा। जब एक व्यक्ति लगेगा काम के लिए, 1 एकड़ ज़मीन पर एक व्यक्ति काम करेगा, तो मान लो 2 क्विंटल गेहूँ पैदा होते हैं, 2 व्यक्ति लगते हैं तो 5, 3 व्यक्ति लगते हैं, यानी पिछले वाला जो एग्जाम्पल है तालिका वाला वही लिख देते हैं सेम टू सेम, 9 11 12 12 11, ठीक है। अब एमपी क्या होता है, देखो बच्चों, जब कोई उत्पादन ही नहीं करता तो यहाँ क्या हो गया, कुछ ही नहीं, एमपी होता ही नहीं। जब एक व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाया, एक व्यक्ति एक खेत के ऊपर एक व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाया तो कितना उत्पादन बढ़ा उसका, 2। जब एक व्यक्ति और बढ़ाया तो कितना उत्पादन बढ़ गया, 2 से 5 हो गया ना, कितना उत्पादन बढ़ गया भाई, 3। एक व्यक्ति बढ़ाया है, ध्यान रखना, एक व्यक्ति बढ़ाए तो ही घटाना है, 2 व्यक्ति बढ़े तो इसको घटा के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन वो पजल हो जाओगे, सीधा चलने दो।
2 से जब 3 व्यक्ति आए तो 9 में से 5 निकल गया 4, 11 में से 9 गया 2, 12 में से 11 गया 1, 12 से 12 निकल जाता है 0 और 11 में से 12 निकल जाएगा तो -1, यानी फ़ायदा करने की बजाय वो नुकसान करेगा। यानी एक व्यक्ति एक अतिरिक्त, अब समझ में आएगा, परिवर्तनशील कारक लेबर है। परिवर्तनशील कारक की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, एक अतिरिक्त इकाई 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 प्रयोग करने से कुल उत्पादन 0 से 2, 2 से 5, 5 से 9 बढ़ने लग रहा ना। कुल उत्पादन में जो अंतर आता है, इसके अंदर अंतर कितना 3 का, इसके अंदर 4 का, इसके अंदर 2 का, इसके अंदर 1 का, जो अंतर आता है वही हमारा एमपी होता है, वही हमारा एमपी होता है। इसके फार्मूले हैं भाई, फार्मूला क्या है, MPN इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। एक दूसरा फार्मूला और होता है MPN इज इक्वल टू चेंज इन TP चेंज इन L। ठीक है, ये फार्मूले होते हैं याद करने का। सर ये तो बड़े मुश्किल फार्मूले हैं, कैसे याद होंगे? आसान है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद करने का तरीका बताते हैं। MPN, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n के लिए निकाल रहे हैं वस्तुओं के लिए, इज इक्वल टू TPN, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे इसके अंदर से एक निकाल देते हैं बस, TPN माइनस TPN माइनस 1। MPN निकालते हैं तो TPN n तो लगाएंगे और उसके अंदर से एक कम कर देते हैं, TPN माइनस TPN माइनस 1, सिंपल। और MPN निकालेंगे चेंज इन TP, यानी TP के अंदर जो परिवर्तन और लेबर के अंदर जो परिवर्तन आएगा वही हमारा क्या होगा, MP। नेक्स्ट, अब हम लेसन के एंड में चले हुए हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है औसत लागत। क्या है? औसत लागत। औसत लागत को एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। अरे लागत नहीं, हमारे यहाँ उत्पादन चला हुआ ना, तो उत्पाद बेटा, क्योंकि नेक्स्ट लेसन है हमारा जो 8वां लेसन है वो लागत का, इसलिए लिख गए। बोल से बेटा AP एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या है? ये देखो इसके अंदर भी परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। मतलब प्रति इकाई एक उत्पादन जो बढ़ता है उसी को हम प्रति इकाई उत्पादन, एक वस्तु के उत्पादन को एवरेज प्रोडक्शन बोलते हैं। इसका फार्मूला भी है AP इज इक्वल टू TP को हम L से डिवाइड कर दें, टोटल प्रोडक्शन है उसको L से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, AP। जैसे मान लो एक खेत है, एग्जाम्पल के तौर पर 4 लेबर लगे हुए हैं, देन 12 क्विंटल गेहूं पैदा होता है, यानी 12 क्विंटल गेहूं पैदा करते हैं। अगर हमने उसका AP निकालना है तो क्या करें बच्चों, टोटल प्रोडक्शन कितना है 12 डिवाइड बाई L कितना है 4 से डिवाइड कर दें, 4 3 जा, तो AP कितना हो गया भाई हमारा 3। ठीक है, ये हमारा AP होता है, यानी जितना टोटल प्रोडक्शन है उसको लेबर से डिवाइड कर दो तो हमारा क्या निकलेगा AP। अब इसके अंदर कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, सम्स आते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं, आप उसके बाद सभी को आराम से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यानी सम है हमारा, सवाल है इसके अंदर, ये श्रम लगा लेते हैं हमारी लेबर, यहाँ हमारा टोटल प्रोडक्शन है यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन है, यहाँ पर MP निकालना है। ठीक है, अब लेबर हैं 1 2 3 4 5
6, 7, 8। तो कुल उत्पादन क्या है? मान लो इसने 50 दे रखा है, ये हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर दिया हुआ है सम। ठीक है, आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको मिलेगा। ठीक है, आप इसको बोलते हैं भाई एपी निकालो और एमपी निकालो इससे, अगर ऐसे आ जाता है। एपी का भी अभी फार्मूला आपको बताया हमने, क्या बताया? जितना टीपी है उसको एल से डिवाइड कर दो। यहाँ पर 50 टीपी है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है ना। और 90 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है जब 2 से भाग करते हैं 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 5 जा। जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, 0। 4 से डिवाइड करते हैं 4 3 जा 12, 2 बच गया, 4 5 जा। 5 से इसको डिवाइड, क्योंकि टिप्पी को एल से डिवाइड करना है, 5 3 जा। 6 2 जा 12, 3 बच गया, 6 5 जा। 7 2 जा 14, 0। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, 4 बच गया, 8 5 जा। ये हमारा क्या निकल गया? एपी। एपी आसान है ना, यानी टोटल प्रोडक्शन को एल से डिवाइड कर दें बस। और एमपी हमने आपको बोला था कि भाई जब एक इकाई बढ़ जाती है तो इसके टीपी के अंदर जो डिफरेंस आता है वही हमारा एमपी है। जैसे जब एक के अंदर 50 है तो कितना परिवर्तन आया? 50 ही रह गए तो सॉरी। अब 50 से 90 हो गया, 90 से में 50 निकल जाता है तो कितना डिफरेंस आया इसका? 40। 120 से 90 निकल जाता है, अब कितना डिफरेंस आया? एक लेबर बढ़ जाता है तो कितना डिफरेंस आ गया? 30। अब 140 में से 120, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। 140 माइनस 120, 20, 150 माइनस 140, 10, 150 माइनस 150, 0, 140 माइनस 150। यहाँ पर ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये इसका मतलब ये घटा है हमारा उत्पादन, तो -10। 120 ये भी इससे भी घटा है, तो यहाँ क्या हो गया? -20। इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चंस आराम से सोल्व कर सकते हो। यदि सोचो, यदि एग्जाम के अंदर ये आ जाए, ठीक है, यानी टीपी निकालना दे दे, ये ऐसे दे दे और टीपी निकालना दे दे, तो क्या करेंगे? अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 51 जा 50, 45 2 जा 90, 43 जा 120, 35 4 जा 140, 35 जा 150, 25 6 जा 150, 27 जा 140 और 15 8 जा 120। तो हम जब हमारे पास एपी दिया हो और लेबर दे रखी हो तो हम टीपी निकाल सकते हैं। ये हमने अभी अभी आपको बताया था, ये बताया था। यानी टीपी कब निकलेगा? जब एपी की और एल की क्या कर दें? मल्टीप्लाई। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये टीपी से एमपी हम आराम से नहीं, जब हमारे पास टीपी आ जाए तो टीपी से एमपी आराम से 50-50, 90 में से 50 गया 40, 120 से 90 का 30, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें लगता है हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।